Good afternoon, everyone. Welcome to SQ Digital Classes. Myself, Dr. Akash Singh, Assistant Professor, Department of Genetics, Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Sri Krishna University, Chhatarpur. Today, I am going to deliver a lecture for BSc Agriculture first semester. This is the lecture on diversity of living world. So, what is the diversity of living world? It's mean any organism who have belonged to the living areas to our value of in conservation in criteria, they have difference between two or more characters. So that's called is diversity. जैसे कि उसको हिंदी में बोलते हैं किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना, उनके बीच में जो अंतर होता है उसको हम डाइवर्सिटी या विविधता कहते हैं। यह जैव में भी हो सकती है, पादप में भी हो सकती है, मतलब प्लांट्स में भी हो सकती है और होती ही है। इसी के आधार पर देखेंगे क्या क्लासिफिकेशन इसका होता है। मतलब ये है कि अगर कोई भी लिविंग बीइंग है जो कि जियोग्राफिकल एरिया में पाया जाता है, उसमें पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विविधता को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है अमेजोन के जंगल्स में। जैसे कि ये वर्ल्ड का सबसे अच्छा हेरिटेज है और ये पूरे विश्व विख्यात है। उसी क्रम में इंडिया में अगर देखा जाए तो साइलेंट वैली करके एक जंगल है जो कि केरला में पाया जाता है और ये इस प्रकार का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका डाइवर्सिटी का। अब इसका क्लासिफिकेशन क्यों आवश्यकता पड़ी, तो प्रॉपर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो प्रॉपर क्लासिफिकेशन में क्या सिस्टम है कि अगर हम किसी बेस को किसी आधार को मान के उसको डिवाइड करें तो इसके लिए हमें क्या है कि अपने अपने बेस में इसको एब्रीविएट करने की कंडीशन आएगी जिसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और इसके आधार पर इसके देखा गया है कि बहुत से, क्योंकि लार्ज अमाउंट में एनिमल्स हैं, लार्ज अमाउंट में प्लांट्स हैं, तो इसका बेसिक इसके अकॉर्डिंग हम इसका एब्रीविएट करते हैं और उनको हर आधार पे, जैसे कि एक कोशिकीय बहुकोशिकीय है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई जीव है, बड़ा जीव है, कोई पालतू जीव है, इन सबको, या कोई प्लांट्स हैं, इनको फ्रूट वाले प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं, तो उनको उस आधार पर उन्होंने क्लासीफाई किया है। इसके आधार पर इसकी आवश्यकता पड़ी थी। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में अगर बात करें तो हम अरस्तु एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में क्लासीफाई किया था। उन्होंने दो बेस लिए। पहला लिया उन्होंने कि कुछ जीव जंतु जो कि ज़मीन के ऊपर रहते हैं, कुछ जीव जंतु जो कि पानी में रहते हैं, उनके उस आधार पर उन्होंने इसका क्लासीफाई किया और क्लासिफिकेशन देने के बाद इस पर उन्होंने लास्ट तथ्य पे देखे हुए एक वर्गीकरण भी करने का कार्य किया। उसमें सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीके से देखा था उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का न्यूक्लियस मतलब जिसमें है या जिसमें नहीं है। जैसे कि लिखा है न्यूक्लियस मे और मे नॉट बी ऑर्गेनाइज इन ऑर्गेनिज्म, दैट्स द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट विल बी डिवाइड ऑन टू ग्रुप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोट्स एंड सेकंड इज द यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस का ऑर्गेनाइजेशन तो होना लेकिन आंशिक रूप में, इट्स अ कॉल्ड पार्शियल वे में है या नहीं भी है, इट्स अ मे और मे नॉट बी, बट यूकैरियोट्स इज फुल्ली पार्शियल फॉर द ये न्यूक्लियस। आगे इसके बारे में अध्ययन है। जैसे कि देखा गया प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स क्या है, जब न्यूक्लियस नहीं, नॉट ऑर्गेनाइज, न्यूक्लियर मटेरियल भी, जब चूंकि बात आएगी न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस नहीं होगा तो उससे रिलेटेड जो भी मेम्ब्रेन होगी वो भी नहीं पाई जाएगी। जब वो नहीं पाई जाएगी तो इस प्रकार की सेल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स के बारे में जैसे आप देख रहे होंगे इस स्ट्रक्चर के बारे में, देखिए पिल भी लिखा है, राइबोसोम्स भी है, साइटोप्लाज्म भी, प्लाज्मिड है, एक छोटे छोटे बाहरी आवरण के रूप में ये पाए जा रहे हैं, जो कि सेल वॉल भी इसमें देखने को मिलेगी। बट न्यूक्लियस के जो पार्ट है जो कि न्यूक्लियस जैसे DNA वगैरह है तो इसमें ये आइडेंटिफाई वे में होगा लेकिन बहुत ही न्यूनतम वे में होगा। तो इसका ये कहने का ये मतलब है कि मे और मे नॉट है भी और नहीं भी है। अब जस्ट अपोजिट आ जाए, चूँकि यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो इसमें अपोजिट वे में कंडीशन आएगी। यूकैरियोट्स की अगर कंडीशन देखें तो लिखा है वेल न्यूक्लियस इज ऑर्गेनाइज, पूर्णतः सर्कुलर वे में ऑर्गेनाइज होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर मेम्ब्रेन बाउंड्स एंड दैट इज़ द ऑर्गेनिज्म आर कार यूकैरियोट्स होगा। जैसे इसमें देखोगे आप गोल्जी बॉडीज़ होगी, राइबोसोम्स भी होगा और भी ER भी होगा, एपिटेस होगा, और मतलब बहुत सी जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि सब सेल्स को डिवाइड करते हैं और उनको प्रतिवर उनके वर्क के अनुसार भी उसको एब्रीविएट करते हैं, वे सारी चीज़ें इसमें प्रॉपर वे में पाई जाती हैं। उसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। इसमें लिखा है जैसे यूकैरियोट सेल, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, जैसे रफ भी है और स्मूथ भी है, पेरेक्सिसोम भी है, माइक्रोकॉन्ड्रिया भी है, वैक्यूल्स भी हैं, गोल्जी एपरेटस भी हैं, और एक छोटा सा पार्ट उन्होंने, जैसे ये देखिए आपने देखा ना लिखा हुआ है न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस में क्या उन्होंने न्यूक्लियर एनवलप भी दिया है, क्रोमेटिन भी दिया है,
न्यूक्लियोप्लाज्म दिया है, न्यूक्लियोलस भी दिया है। अब आएगी सेल प्लाज्मा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ही क्लियरली वे में दिखाई देती हैं। इसलिए इसको अगर एक कंडीशन के बारे में अध्ययन किया जाए तो इसको कहते हैं ना वेल डिफाइन, ये वेल डिफाइन होता है, तभी इसको यूकैरियोट्स में रखा गया है। इसके लिए क्या क्या उन्होंने लाइसोसोम भी हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी है, साइटोप्लाज्म भी हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी हैं, और छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में राइबोसोम भी पाया जाता है। अब आएगी सेल्स की बात, नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स, जैसे कि अभी हमने ये देख लिया कि न्यूक्लियर के आधार पे हमने 2 प्रकार की सेल्स का अध्ययन कर लिया, प्रोकैरियोट्स एंड सेकंड इज द यूकैरियोट्स। अब उसमें क्या है कि सेल के बारे में अध्ययन करेंगे तो कितनी सेल्स किस में पाई जाती हैं या नहीं भी पाई जाती हैं। तो जो सेल एक ऑर्गेनिज्म देखा, कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सेल से मिलके बना है, तो उसको हम यूनिसेलुलर बोल देंगे। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक से अधिक सेल्स पाई जाती हैं, उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं या बोला जाता है। तो इस प्रकार की कंडीशन की अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के, मतलब अभी तक के जो जीव जगत की या बायोडाइवर्सिटी के एरिया में हम इसके बारे में देखते हैं, तो अभी तक केवल 2 प्रकार की सेल्स का अध्ययन है, जैसे कि उसमें या तो ये यूनिसेलुलर होगा या फिर मल्टी सेलुलर होगा, या फिर ऐसा कोई प्राणी आज जीव जगत में है नहीं जो कि बिना सेल का हो। अगला है एक वैज्ञानिक आए जो कि जिन्होंने रॉबर्ट विटकर 1959, उन्होंने इसके बारे में बड़ा ही अच्छा क्लासिफिकेशन दिया। बड़ा ही अच्छा क्लासिफिकेशन देने के बाद उन्होंने एक बात रखी कि जो सेल्स होंगी, सेल्स को उन्होंने डिवाइड किया 5 डिफरेंट ग्रुप में, और सेल्स के आधार पे उन्होंने बैक्टीरिया, वायरस, जीव जगत, प्लांट्स जगत, एनिमल जगत को सब उन्होंने एक पूरा समायोजित करके और 5 भागों में डिवाइड किया, जिसके बारे में हम बहुत स्ट्रॉन्ग वे में और बहुत ही लार्ज एरिया या बड़ी तरीके से क्लासीफाई वे में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो उसी क्रम में सबसे पहली बात है जो उन्होंने नाम भी दिए थे, मोनेरा, प्रोस्टिटा, और है दूसरा है फंजाई, तीसरा प्लांटे, चौथा 5वां एनीमिया है। उन्होंने तो 5 वे में इसको क्लासीफाई किया। उन्होंने इसके दिया, इस आधार पर उन्होंने इसको क्लासीफिकेशन देने के बाद एक एक को एब्रीविएट भी किया। तो उसी क्रम में सबसे पहला है मोनेरा। मोनेरा क्या है? सीधा एक चीज़ आएगी, या तो वो प्रोकैरियोट्स होगा या यूकैरियोट्स होगा। तो उसमें उन्होंने 4 ऑब्जेक्टिव लिए। 4 ऑब्जेक्टिव क्या था? सेल कौन सी होगी, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, नेचर ऑफ प्रोटीन या नेचर ऑफ मेटाबॉलिज्म कैसा होगा, और क्या वो एक कंडीशन ये है कि हेट्रोट्रोपिक्स है या ऑटोट्रोपिक्स है, मतलब ये स्वपोषी है या परपोषी है, या खाना बनाने में सक्षम है या नहीं है। इसको शॉर्ट टर्म भाषा में बोलते हैं कि वह किसी दूसरे पे डिपेंड है या स्वतः ही खाना बनाने के लिए सक्षम है। तो उसी क्रम में बात करेंगे मोनेरा की। मोनेरा क्या है? सबसे प्रथम या फर्स्ट क्लासिफिकेशन का पहला मोनेरा संघ है जो कि प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स के आधार पर अगर देखा जाए तो इसमें न्यूक्लियर मटेरियल कैसा होगा? वेल ऑर्गेनाइज नहीं होगा, मतलब नहीं पाया जाएगा। बाउंडिंग होगी, चारों तरफ एरिया में देखने को मिलती हैं कुछ, लेकिन इसमें सेल वॉल कैसी होगी? प्रेजेंट होगी, और नहीं भी हो सकती, मतलब मे और नॉट भी प्रेजेंट हो सकती है। क्योंकि ये अगर सेल वॉल है तो वो ऑटोट्रोपिक्स है, नहीं है तो वो हेट्रोट्रोपिक्स की कंडीशन में पाया जाता है। इसी क्रम में उन्होंने देखा कि ये ऑर्गेनिज्म है, लेकिन चूंकि क्या है ना कि इसमें अगर एक अध्ययन के बारे में एक अध्ययन करके ये प्राप्त किया, रॉबर्ट विटकर ने बताया कि उन्होंने यदि यूनिसेलुलर है तो वह खाना बनाने में सक्षम है, और खाना बनाने में सक्षम है मतलब सेल वॉल का प्रेजेंसी है। तो इसको उन्होंने मोनेरा में, तो उन्होंने एक आधार बना के जितने भी प्रोकैरियोट्स थे सारे उन्होंने मोनेरा संघ में सम्मिलित कर दिए। उसके अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल आपके बारे में देखेंगे तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा उन्होंने बैक्टीरिया, दूसरा देखा ब्लू ग्रीन एल्गी, तीसरा उन्होंने देखा साइनोबैक्टीरिया, चौथा देखा माइकोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, इनकी जो सेल वॉल अगर होती भी है तो वो सेल वॉल एक ही चीज़ की बनी होती है, वो होती है पैक्टिन की। पैक्टिन में एक और अच्छा जीवाणु देखा जाएगा तो उन्होंने देखा पेप्टियोडाइकोग्लाइकिन नाम का एक मिश्रण होता है, पदार्थ होता है, इसके आधार इससे उनकी सेल वॉल की बनी होती है। चूँकि सेल वॉल बनी होगी तो इसमें उन्होंने देखा कि मिश्रण की बात आई तो मिश्रण में भी किसी न किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन होगा। तो उन्होंने इसके देखा गया तो प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की मिलकर ये बनी होती है। इसके अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल भी उन्होंने बता दिए। तो बैक्टीरिया इज़ द यूनिसेलुलर, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं है, ये सीधा देखा उन्होंने। इसके बाद अगला देखा ब्लू ग्रीन एल की। ब्लू ग्रीन की भी उन्होंने 2 एग्जाम्पल हमने देखे, मतलब एक तो था सीधा नॉस्टॉक और तीसरा था एनाबिना। इसके भी आगे आपको चित्र देखने को मिलेंगे। ये देखिए, आपने देखा कि अमीबा
है अमीबा। इसके बाद उन्होंने इसके बारे में एक और एग्जांपल देखा एनाबीना, जिसमें उन्होंने देखा कि रेस्टिंग स्पोर्स भी हैं, हेट्रोसाइट्स भी हैं, न्यूक्लियस भी पाया जा रहा है, फूड वैक्यूल्स भी हैं और स्यूडोपोडिया भी पाया जाता है। इसमें उन्होंने इसके बारे में बताया कि यह खाना बनाने के लिए सक्षम है, लेकिन ये देखा कि स्थायी एक आकृति लेकर नहीं चल सकता है, क्योंकि एक कोशिकीय है, यह डिपेंडेंट रहता है दूसरों पे। इसलिए उन्होंने इसके बारे में ये बताया कि यह आधारशिला के आधार पर है, बट यह स्थायी वे में नहीं रह सकता है। सेकंड क्या है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इज द सेकंड क्लासिफिकेशन, या जिसको हम दूसरा संघ बोलते हैं हिंदी में। तो दीज आर यूकैरियोट्स। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा यूकैरियोट्स का। तो यूकैरियोट्स जितने भी संघ आ जाएंगे वे यूकैरियोट्स में, अब यहाँ से चूंकि एक उन्होंने देखा कि या तो प्रोकैरियोट्स होना चाहिए या फिर यूकैरियोट्स होना चाहिए, तो प्रोकैरियोट्स तो मोनेरा संघ में ही समाप्त हो गया। यहाँ से उन्होंने देखा कि यूकैरियोट्स की स्टार्टिंग हुई। तो यूकैरियोट्स मतलब या तो यूनिसेलुलर होगा या फिर वो मल्टीसेलुलर होगा। और सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल सीधा सीधा प्रेजेंट ही होगी, मतलब एब्सेंस होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने इसका सबसे अच्छा देखा कि प्रोटिस्टा में देखा कि या तो यूकैरियोट्स हैं और सारे यूनिसेलुलर हैं, सारे यूनिसेलुलर होंगे, और यूकैरियोट्स में कैसा होगा, वो यूकैरियोट्स होंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने देखा कि इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे सीलियर फ्लैजिला हैं, जिनमें क्या था लोकोमोशन भी प्रक्रिया भी पाई जाती है। और इसमें क्या होते हैं, ये सब कैसे हो सकते हैं, या तो ये ऑटोट्रोपिक्स हो सकते हैं या हेट्रोट्रोपिक्स होंगे, या तो ये स्वपोषी होंगे या फिर ये परपोषी होंगे। इसका भी उन्होंने अच्छे एग्जाम्पल बताए, जैसे अमीबा हो गया एग्जाम्पल में देखा, यूनिसेलुलर एल्गी हो गया, और भी देखा उन्होंने प्रोटोजोआ देखा, प्लाज्मोडियम भी देखा और यूग्लिना भी आया। तो प्लाज्मोडियम इस द एक, जैसा आप लोग जिसके बारे में बहुत अच्छे से देखा होगा कि ये मलेरिया नामक एक बीमारी होती है जो मच्छरों के द्वारा फैलती है, मादा एनाफिलीज के माध्यम से आती है। तो प्लाज्मोडियम क्या है, एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है जो कि हमारे मच्छरों के माध्यम से हमारी सेल्स बॉडी में इंट्रोड्यूस करता है। और यह डिजीज़ जो है कौन सी कि जो डिजीज़ है हमारी मलेरिया, इसको बहुत लार्ज अमाउंट में फैलाता है और ये सेल्स धीरे धीरे मूविंग में रहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है था कि लाइकोप्लाज्मोडियम, जो कि प्लाज्मोडियम है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी देखा गया है। इसके चित्र का है ये, जैसा आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया ये यूनिसेलुलर है, ये पैरामीशियम है, ये भी एक यूनिसेलुलर है, इसमें फूड वैक्यूल होंगे, ये मूविंग करते रहते हैं, चप्पल के आकार का दिखाई भी देता है। तो इसको सबसे अच्छा उन्होंने इस तरीके में विभाजित किया। थर्ड क्या है, फंजाई। फंजाई मतलब कवक, यह उस जगत का तीसरा और सबसे बड़ा संघ है फंजाई। फंजाई मतलब कवक। सीधा सीधा देखा कि जब फंजाई है, बड़ा कवक है, तो ये है तो कैसा होगा, ये तो दूसरों पर डिपेंड होगा, क्योंकि जितने भी हम कवक की बात करते हैं सब सीधा सीधा एग्जाम्पल देखेंगे कि सारे कैसे होंगे, हेट्रोट्रोपिक्स होंगे। सेल वॉल इनमें ऑब्वियसली होगी, चूँकि हेट्रोट्रोपिक्स हैं, सेल वॉल भी होंगी। ये दूसरे इंसेक्ट को होस्ट में भी बनाते हैं और इनको वर्क में भी करते हैं, मतलब खुद तो खाना बनाने की कैपेसिटी रखते नहीं, स्वपोषी तो होते नहीं, ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं। इसलिए उन्होंने इनके देखा कि सेल वॉल है तो सेल वॉल किसी चीज़ की बनी होनी चाहिए, इसके उन्होंने बताया कि ये काइटिन की बनी होगी सेल वॉल। तो काइटिन की सेल वॉल बनने के बाद उन्होंने सीधा सीधा इसको बताया कि ये यूनिसेलुलर भी होगा। यूनिसेलुलर होगा मतलब उन्होंने ये बताया कि मोस्ट ऑफ द फंजाई इज यूनिसेलुलर, मोस्ट ऑफ द फंजाई ऑफ द यूनिसेलुलर, मैनी हैव द कैपेसिटी फॉर बिकम अ मल्टीसेलुलर। ये एक कोशिश करते हैं, एक सेल से अधिक सेल बनाने में ये क्या करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, जिनमें ये सर्टेन स्टेज में ये अपनी लाइफ को पूर्ण करते करते एक मल्टीसेलुलर में ये इंट्रोड्यूस कर जाते हैं, लेकिन ये मल्टीसेलुलर में कहलाते नहीं हैं। क्योंकि इसका सबसे अच्छा एक क्या है कि इन्होंने ये देखा कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका वो बहुत ही अच्छा होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात आएगी तो ये होगा स्पोरोफाइटिक होता है। स्पोरोफाइटिक मतलब स्पोर के माध्यम से ये न्यूट्रिएंट को उत्पन्न करते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित करने में सक्षम हो जाते हैं। इसके सीधा सीधा अगर देखा जाए तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी पाई जाएगी, जो होगा वो पैरासाइट्स में देखने मिलता है। और इसके 4 मोस्ट एग्जाम्पल भी देखते हैं कि बन होता है ब्लड माउंट, दूसरा क्या है पेंसिलियम है, तीसरा है एस्पेरियम है, चौथा है मशरूम जो कि देखा जाता है इट्स अ फंगस, इसको फंगस ही बोलते हैं, लेकिन क्या है ये बहुत ही रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। पेंसिलियम है जो हमारी जितनी भी मेडिकल्स में होता है सारे में यूज होता है, एक फंगस ही है जो कि दवाइयों को बहुत में रखता है। और भी आपने देखा होगा ईस्ट है, खमीर है जो कि यूनिसेलुलर होता है। आप एक छोटा सा एग्जांपल इसके माध्यम से भी देख सकते हैं, जो हमारी ब्रेड होती है, ब्रेड को अगर हम 2 से 3 दिन तक किसी बंद डिब्बे में पैक कर दें तो उसमें ब्लैक कलर के स्पॉट देखने को मिलते हैं। वो ब्लैक कलर के स्पॉट जो रहते हैं वो एक टाइप के फंगस होते हैं। तो ये क्या एग्जाम्पल देखने को मिला कि एक ईस्ट है वो अपना पर्टिकुलर वर्क करेगा और उसमें यह दूसरे को बनाने में सक्षम करता है।
जैसे कि इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिखाई, ये फंजाई है और ये पार्ट ऑफ फंगस भी बताया, मशरूम का एग्जाम्पल भी दिया, कैप है, गिल्स है, स्पोरस में स्टॉक है, हाइपोज है, अंडरग्राउंड हाईपास भी दिया उन्होंने। चौथा क्या है, प्लांटिया। प्लांटिया में एक देखेंगे दीज आर मल्टी सेलुलर, चूँकि सबसे बड़ा संघ इसके बारे में अभी तक हमने देखा था कि या तो यूनिसेलुलर होगा या फिर ये उस क्राइटेरिया में देखेंगे मिले या तो ये प्रोकैरियोट्स होगा, यूकैरियोट्स होगा। यूकैरियोट्स में भी एक ही क्राइटेरिया देखना कि यूनिसेलुलर होगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मल्टी सेलुलर की बात आएगी। तो मल्टी सेलुलर में सबसे पहला आएगा प्लांटिया। प्लांटिया इज़ द बिगेस्ट ग्रुप ऑफ डिवाइड बाई रॉबर्ट विटकर इन 1959। मल्टी सेलुलर है, ऑटोट्रोपिक्स है, जो कि पौधे हैं जीव जगत में एक ऐसा बताया गया कि ये स्वपोषी होते हैं, ये स्वयं का खाना बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, भोजन बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति में इनमें ऐसे करैक्टरिस्टिक्स पाया जाता है जो कि कैपेबल फॉर डूइंग ए फोटोसिंथेसिस। और सेल वॉल कैसा होगा, सेल वॉल सीधा अगर आप बात करेंगे सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। सेल वॉल भी प्रेजेंट होने की स्थिति में सामने आपको दिखाई देगा। इसमें सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है, जो भी जीव जगत में या जो भी बायोडाइवर्सिटी में जितने भी पौधे पाए जाएंगे इसके संपूर्ण वे में एग्जाम्पल भी होते हैं। ये देखेंगे जैसे कि गमले वगैरह उन्होंने बताया कि प्लांट्स जो लगे हैं मतलब डिफरेंट टाइप के प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांटिया किंगडम्स। लास्ट 5वां किंगडम्स है एनिमिलिया। एनिमिलिया में क्या है, उन्होंने इस चीज़ के बारे में एब्रीवेट किया कि अभी तक हमने बात की थी, चूँकि ये भी मल्टी सेलुलर होगा, इसमें भी सेल वॉल होना चाहिए, लेकिन एनिमल्स में क्या रहता है, एनिमल्स और प्लांट्स में दोनों में केवल एक ही यही बिग डिफरेंस होता है कि इसमें जितने भी एनिमल्स को रखा गया इनमें सेल वॉल एब्सेंट होगी। उसमें प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। इसमें सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल वॉल की जगह सेल मेम्ब्रेन का होना होता है। और सबसे कॉमन चीज़ है वो है हेट्रोट्रोपिक्स, मतलब ये भी परपोषी होते हैं। प्लांट्स में और एनिमल्स में जो अंतर है वो स्वपोषी होंगे और सेल वॉल उनमें होगी। इसमें क्या है, ये हेट्रोट्रोपिक्स होंगे और सेल वॉल एब्सेंट होगी। सेल वॉल की जगह सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देखने को मिला, वो है ऑल एनिमल्स। इसके बारे में उन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से या ये हम फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे, जिसमें दिया है किंगडम ऑफ एनीमिया। इसमें 2 प्रकार के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताए हैं। पहला क्या होगा, सेलुलर बेस पे, दूसरा होगा टिश्यू बेस पे। तो सेलुलर होगा प्रोफेरा, पॉरीफेरा भी उन्होंने बताया, और टिश्यू बेस पे 2-3 प्रकार के बताएं। तो कोलम्बियम एब्सेंट होगा, और स्यूडोडोनियम होगा, और ट्रूसोलियम प्रेजेंट होगा। इसमें नेमाटोड्स पर जो भी अधिकतर देखने को मिलते हैं। और कोलियम में क्या दिया, बॉडियम रेडिकल दिया, बॉडियम बाइटिकल दिया भी है। और भी इसी प्रकार से उन्होंने फिर 5 और अलग अलग बता दिया कि एनिमिलर होगा, आर्थ्रोपोडा होगा, मोलस्का होगा। इसमें जो मुख्य उन्होंने कारक बताए हैं वे 5 ही बताए हैं, वैसे होते तो 8 के हिसाब से हैं। इसी बेस पे ये एनिमिला का भी संघ को विभाजित किया गया है। थैंक यू।